बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात की थी दैट वाज सोर्सेज ऑफ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपने वो नहीं देखा, आपको नहीं पता कि साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से हासिल की जाती है, यू कैन वॉच दैट। आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर। इस लेक्चर में हम जिन टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे दोज आर कंस्ट्रक्ट, विल टॉक अबाउट वेरिएबल, विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, देन विल डिस्कस व्हाट इज़ अ रिसर्च मॉडल। फिर हम बात करेंगे हाइपोथेसिस की, और उसके बाद हम लोग आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट की टाइप्स के ऊपर बात करें। सो लेट्स जंप इनटू टुडेज टॉपिक। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्ट की और वेरिएबल की, कि कंस्ट्रक्ट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता चलूँ कि जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं कोई, तो हमारा फोकस उसमें कोई रियल वर्ल्ड फिनोमेना होता है, कोई एक्चुअल में चीज़ जो कि हो रही है। फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड फिनोमेनाज में हमारे पास हो सकता है, हम बात कर रहे हो ब्रांड लॉयल्टी के ऊपर, हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो ब्रांड इक्विटी के ऊपर, मे बी ऑन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और मे बी ऑन पेशेंट सेटिस्फैक्शन। तो ये वो वर्ल्ड फिनोमेनाज हैं, रियल वर्ल्ड फिनोमेनाज हैं जिनके ऊपर हम लोग रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं। रिसर्च इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग एंड स्टडिंग दीज फिनोमेनाज। दीज फिनोमेनाज आर कॉल्ड कंस्ट्रक्ट्स। फॉर एग्जांपल पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, और उन सब पर्सनैलिटी ट्रेट्स को हम कलेक्टिवली एक कंस्ट्रक्ट कहते हैं। लेकिन उसमें जब हम बात करते हैं किसी एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेट की, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ओपननेस टू एक्सपीरियंस की, तो ये एक सिंगल स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेट है। इस सिंगल ट्रेट को हम लोग कहेंगे एक वेरिएबल। टेक द एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर। देर आर अ नंबर ऑफ बिहेवियर्स एग्जिबिटेड बाय एम्प्लॉयज। इन सब बिहेवियर्स को हम कलेक्टिवली एक कंस्ट्रक्ट कहते हैं। लेकिन जब हम एक सिंगल बिहेवियर की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल एब्सेंटिज्म और पंक्चुअलिटी दैट इज एग्जिबिटेड बाय एन एम्प्लॉय, तो उसको हम एक वेरिएबल कहते हैं। अब रिसर्च जो है वो हमेशा वेरिएबल्स के ऊपर कंडक्ट की जाती है, मीनिंग कि हम स्पेसिफिक होते हैं कि हमने किस फिनोमेना को स्टडी करना है। हम उससे मिलते जुलते बाकी सारे फिनोमेनास को डिस्कस नहीं कर रहे होते, हम जेनेरिक नहीं रहते, हमने स्पेसिफाइड रहना होता है। सो द फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू डू इज, आप डिसाइड करेंगे कि आपने किस वेरिएबल के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करनी है, और जिस वेरिएबल को आप सिलेक्ट करेंगे, जिसकी बेस पे आप अपनी स्टडी को डेवलप करेंगे, दैट वुड बी योर फोकल वेरिएबल। फोकल वेरिएबल इज द मेन एलिमेंट ऑफ योर रिसर्च स्टडी। और आपकी रिसर्च स्टडी में बाकी जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सब आपको हेल्प कर रहे होते हैं कि आप जो आपका फोकल वेरिएबल है उसको एक्सप्लोर कर सकें, आप उसको स्टडी कर सकें अच्छे से। फॉर एग्जांपल अगर आपने फोकल वेरिएबल लिया ब्रांड लॉयल्टी, तो आपके बाकी जितने वेरिएबल्स होंगे वो आपको हेल्प करे होंगे कि आप ब्रांड लॉयल्टी को एक्सप्लोर कर सकें, ब्रांड लॉयल्टी को समझ सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप उस रिसर्च स्टडी में बात कर रहे होंगे कि वो कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ब्रांड लॉयल्टी को इन्हेंस करते हैं। By now we have discussed that variables are phenomena to be studied, and the collection of similar variables or similar phenomena are a construct. अब हम बात करेंगे वेरिएबल की टाइप्स के ऊपर। हमारे पास चार तरह के वेरिएबल होते हैं। वी हैव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वी हैव डिपेंडेंट वेरिएबल्स, वी हैव मीडिएटिंग वेरिएबल्स एंड वी हैव मॉडरेटिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इन ऑफ देमसेल्व्स दे डू नॉट हैव अ टाइप। वो खुद से किसी एक टाइप में फॉल नहीं करते, दे आर बेसिकली न्यूट्रल। और ये रिसर्चर और रिसर्च स्टडी की कंडीशंस बताती हैं कि वो वेरिएबल किस टाइप का अपीयर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल I'll explain these types and then I'll revisit this point, ताकि आप इस चीज़ को ज़रा बेहतर समझ सकें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट अफेक्ट्स अदर वेरिएबल्स बट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी अदर वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम आईवी से भी डिनोट करते हैं। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स। अगर आप फिगर में देखें, सैलरी इज आईवी एंड परफॉर्मेंस इज डीवी। इसका मतलब है कि सैलरी जो है वो अफेक्ट कर रही है परफॉर्मेंस को, खुद किसी दूसरे वेरिएबल से वो अफेक्ट नहीं हो रही, वो परफॉर्मेंस से अफेक्ट नहीं हो रही, और कोई और वेरिएबल यहाँ पे ऐसा नहीं है जो कि सैलरी को अफेक्ट कर रहा हो। तो ये सिर्फ दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट कर रही है, लेकिन किसी दूसरे वेरिएबल से अफेक्ट हो नहीं रही है। इसलिए यहाँ पे सैलरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट अप वी हैव डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि खुद किसी दूसरे वेरिएबल से अफेक्ट हो रहा हो, लेकिन किसी दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट कर ना रहा हो। अगर आप फर्स्ट डायग्राम को दोबारा से देखें, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये सैलरी से अफेक्ट हो रहा है, लेकिन ये किसी दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट कर नहीं रहा। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल डीवी,
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द कैपिटल लेटर Y. The next one in line is mediating variable. Mediating variable is the one through which IV affects the DV. ये दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है और इसको हम ब्रिजिंग वेरिएबल भी कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाय MED. इसकी जो फॉर्म है दूसरी दैट इज कैपिटल M. और अगर आप सेकंड फिगर को देखें तो इसमें मोटिवेशन इज द मीडिएटर, चूंकि वो सैलरी और परफॉर्मेंस दोनों के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है. यानी अगर किसी इंसान की सैलरी इंक्रीज होगी तो उससे वो मोटिवेटेड होगा. जब वो मोटिवेटेड होगा टुवर्ड्स वर्क तो उसकी जॉब परफॉर्मेंस जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाए. द लास्ट वन इज मॉडरेटिंग वेरिएबल. मॉडरेटिंग वेरिएबल इज द वेरिएबल दैट अफेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. अगर आप डायग्राम में देखें तो जो वर्किंग कंडीशंस है वो हमारे पास मॉडरेटिंग वेरिएबल है और ये किसी दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट नहीं कर रहा. ये दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है. यानी ये ना सैलरी को अफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली, ना परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है. कि वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव होने से सैलरी नहीं बढ़ी, ना ही वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव होने से परफॉर्मेंस बढ़ी है. ये यहाँ पे इस फिगर में हमें बता रहा है कि अगर सैलरी बढ़ने से परफॉर्मेंस बढ़ रही है तो वहां पे अगर आप एज एन इंसेंटिव उनकी वर्किंग कंडीशंस भी इंप्रूव कर दें तो सैलरी बढ़ाने का परफॉर्मेंस के बढ़ने पे जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो मजीद इंक्रीज हो जाएगा. इसको हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल W. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक रिसर्च मॉडल होता क्या है. रिसर्च मॉडल इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स अलोंग विद देयर इंटर रिलेशनशिप्स. हमने लास्ट स्लाइड पे जितनी भी डायग्राम्स देखी हैं वो रिसर्च मॉडल थे. रिसर्च मॉडल को हम थ्योरेटिकल मॉडल भी कहते हैं, इसको हम कंसेप्चुअल मॉडल भी कह सकते हैं, इसको हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं. एक रिसर्च स्टडी में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है उसको हम रिसर्च मॉडल कहते हैं. इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द मैनर इन विच दे आर एक्सप्रेस्ड. जिस तरह के अभी मैंने कहा कि डायग्राम्स जो हैं इनको हम ग्राफिकल फॉर्म कहते हैं. इसके अलावा वी हैव मैथमेटिकल फॉर्म एंड वी हैव वर्बल फॉर्म. हम लोग मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किया जाता है और जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड है दैट इज़ ग्राफिकल फॉर्म. तो आप इसीलिए ज़्यादातर रिसर्च पेपर में देखेंगे कि उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी होगी अपने रिसर्च मॉडल की. एंड इफ वी टॉक अबाउट ड्राइंग रिसर्च मॉडल्स तो IV हमेशा लेफ्ट साइड पर होता है और राइट साइड पे हमारे पास DV होता है. आप इनकी प्लेसेस को स्विच कर तो सकते हैं, मीनिंग आप IV को राइट साइड पे रखें और DV को लेफ्ट साइड पे रख दें तो टेक्निकली वो ठीक होगा एज लॉन्ग एज द एरो हेड इज पॉइंटेड टुवर्ड्स डिपेंडेंट वेरिएबल. बट कॉमनली एक्सेप्टेड जो प्रैक्टिस है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च वर्ल्ड वाइड वो यही है कि IV हमेशा लेफ्ट साइड पर होता है और DV को हम लोग राइट साइड पे प्लेस करते हैं. सो आप लोगों ने भी इसी को फॉलो करना है क्योंकि यही एक पैटर्न है जिसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है. हमने नेक्स्ट जिस टर्मिनोलॉजी की बात करनी है दैट इज हाइपोथेसिस. सो हाइपोथेसिस इज अ प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप्स अमंग डिफरेंट वेरिएबल्स. यानी आपके रिसर्च मॉडल में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब का आपस में रिलेशनशिप क्या है ये हमें हाइपोथेसिस देख के पता चलता है. फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियसली जो रिसर्च मॉडल देखा उसमें हमारे पास 3 हाइपोथेसिस है. मेन 3 तरह के हाइपोथेसिस हैं. एक हमारे पास डायरेक्ट हाइपोथेसिस है विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, जो क्या है कि सैलरी हैज ए पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस विच शोज कि जैसे जैसे आप सैलरी इंक्रीज करेंगे तो लोगों की परफॉर्मेंस, आपके एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी. नेक्स्ट अप वी हैव द मीडिएशन हाइपोथेसिस जो कि हमें बताता है कि मोटिवेशन मीडिएट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सैलरी एंड परफॉर्मेंस. यानी सैलरी बढ़ाने से लोगों की मोटिवेशन बढ़ती है और इससे लोगों की परफॉर्मेंस बढ़ती है. यानी मोटिवेशन यहाँ पे एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है जो कि IV और DV को आपस में जोड़ है. दिस इज मीडिएशन हाइपोथेसिस. नेक्स्ट अप वी हैव मॉडरेशन हाइपोथेसिस. Moderation hypothesis states that working conditions moderate the relationship between salary and performance in such a way that the positive impact of salary on performance will be high when working conditions are better. इसका मतलब है कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो पहली बात तो ना सैलरी को अफेक्ट कर रही है ना परफॉर्मेंस को, वो सैलरी और परफॉर्मेंस का जो आपस में रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट कर रही है. मॉडरेशन हाइपोथेसिस यहाँ पे हमें बता रहा है कि जैसे जैसे आप अपनी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करेंगे तो जो सैलरी का इम्पैक्ट है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ योर एम्प्लॉयज वो बेहतर होता जाएगा. लास्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट एन आर्गुमेंट इज. सो एन आर्गुमेंट इज अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस containing facts and conclusions drawn from those facts.
For example, if I say that all students are hardworking and Ahmed is a student, thus Ahmed must also be hardworking as well. तो इसका मतलब है कि मैंने एनालिटिकल रीजनिंग को इस्तेमाल करते हुए बाय द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने एक कंक्लूजन ड्रॉ की कि चूंकि सारे स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग है और अहमद भी एक स्टूडेंट है, दिस मीन्स दैट अहमद मस्ट आल्सो बी हार्ड वर्किंग। तो आर्ग्यूमेंट की हमारे पास फर्दर दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वंस आर डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, सेकंड वंस आर इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिसमें हम जेनेरिक केसेस से मूव करते हैं टुवर्ड्स स्पेसिफिक केसेस। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, इट वॉज अ जेनेरिक एग्जाम्पल एंड फ्रॉम देयर वी कंक्लूडेड अहमद हु इज अ स्पेसिफिक पर्सन मस्ट ऑल्सो बी हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे वी मूव फ्रॉम ए जेनेरिक केस to a specific case, while in inductive arguments we draw generic conclusions from specific cases. For example, if I say Ali is a student and he works hard, और इसके बाद मैंने कुछ और ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ की, मैंने कुछ और केसेस देखे जहां पे मैंने देखा कि एक स्टूडेंट है एंड दैट स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड। तो बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्पेसिफिक केसेस आई ड्रू अ जेनेरिक कंक्लूजन दैट ऑल स्टूडेंट्स मस्ट बी हार्ड वर्किंग। तो ये हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग होती है। हम साइंटिफिक रिसर्च में या साइंटिफिक रीजनिंग में डिडक्शन को यूज करते हैं बिकॉज इट इज बिलीव टू बी मोर साइंटिफिक एंड मोर एरर फ्री। बिकॉज इन डिडक्शन वी आर ड्राइंग अपॉन एस्टैब्लिश फैक्ट्स, तो इसमें एरर के चांसेस कम होते हैं क्योंकि हम फैक्ट्स को लेकर चल रहे हैं और उनकी बेसिस पे आगे कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहां पे गलती के चांस कम होते हैं। इट इज मोर ऑब्जेक्टिव, इसलिए हम लोग साइंटिफिक रिसर्च में डिडक्टिव रीजनिंग को ज्यादा प्रेफर कर। सो दीज वर दी मेन रिसर्च टर्मिनोलॉजीज जिनका आपको फर्दर रिसर्च की तरफ जाने से पहले पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट वुड बी टॉपिक सिलेक्शन, कि आप किस तरह से अपना रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करें।